हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2019 एंड 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम यहाँ पे करेंगे लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अभी जो 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो है 4 फ़रवरी को। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होना है कब है? 4 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएंगे। और अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ गया है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट देखिए क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं 55 ही रहते हैं क्वेश्चन तो, लेकिन टाइम ऐसे निकल जाता है। अगर आप वहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट में कंफ्यूज हो गए तो टाइम पता ही नहीं चलेगा कि कैसे चला गया। ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप अभी तक जो गेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं 2000 से लेकर के 2023 तक, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं आप वो प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने लीनियर अलजेब्रा के 2018 टू 2000 तक के हमने कर लिए हैं और आज वाले में हम 19 और 20 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल वाले में, कल और परसों में ही कंप्लीट हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कल आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम रियल एनालिसिस ले करके आएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन जो आपका टॉपिक होता है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आता है और किस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, तो साथ के साथ आपका टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा, कुछ रिजल्ट्स आपको पता चलते जाएंगे। ठीक है, अकेली थ्योरी से कुछ नहीं होगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए साथ में। ओके, तो देखिए आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है। एक मिनट, ये आपका 18 नहीं, ये आपका है 19 का। ठीक है, 19 अगला तो हमने आई थिंक कर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट ही क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ लीनियर अलजेब्रा का। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल गिवन है एंड मिनिमल पोलिनोमियल है। ठीक है, मैट्रिक्स ए की। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात करूँ तो आपके पास क्या है, इज़ लैम्डा -1, लैम्डा प्लस 1 रेज टू द पावर 4, लैम्डा -2 रेज टू द पावर 2 एंड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए इज़ लैम्डा -1, लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा -2। ओके, देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस आई। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस आई, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पहले मैट्रिक्स ए का रैंक होना चाहिए, है ना। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपके पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है, ठीक है, आपके पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है यहाँ से आपको क्या देखने को मिला। देखिए, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो आपके पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो कैसी है, लीनियर है ना। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो आपके पास कैसी है, लीनियर। मिनिमल पोलिनोमियल इज लीनियर, है ना। तो आपके पास एक रिजल्ट होता है, अगर मिनिमल पोलिनोमियल लीनियर हो तो मैट्रिक्स कैसी होगी, दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, है ना। तो मैट्रिक्स आपके पास कैसी होगी, डायगोनलाइजेबल होगी, है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल है तो हम इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ए को डी, है ना, और डी को आप क्या लिख सकते हो, डायगोनल लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू आपके पास है 7, है ना। 7 क्रॉस 7 की होगी तो लैम्डा 7 तक आपका ये चला जाएगा। 7 की ही है, 9 आपकी यहाँ पे है, ये कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपके पास 9 है, ये 10 क्रॉस 10 की है 5। ठीक है, तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो आपकी है 10 क्रॉस 10 की, तो ये आपका
लैम्डा 10, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या आ गई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा 10, ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक्स है आपके पास वो डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें मैट्रिक्स डी की तो वो क्या आएगी, डी मैट्रिक्स आपके पास क्या आएगी, अगर हम डी मैट्रिक्स को यहाँ पे राइट डाउन करें तो क्या आएगी। अब यहाँ से देखो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितनी है, 1, एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 क्या है, इज़ 4, एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 आपके पास क्या है, इज़ 5, है ना। तो 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आपके पास 1 है, तो ये 1 1 टाइम आएगा, एंड -1 की 4 है, देन -1 -1 -1 -1, है ना। अब 2 की है 5 टाइम, है ना, तो ये 5 टाइम आएगा 2 जो है, तो 2 2 2 और 2 2, ठीक है, आप इसको कर लेना। तो ये आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है ऐसी बनेगी, ठीक है, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डायगोनल a+i, है ना, देखिए जब हम रैंक की बात करते हैं आपके पास ये मैट्रिक्स हो गई, है ना। जब हम रैंक की बात करते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ वहाँ पे देखते हैं कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स का रैंक चेक करूँ तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़, क्योंकि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो डायगोनल में जो आइगन वैल्यूज़ होंगी ये आपकी डायगोनल वैली एंट्रीज, है ना, सारी की सारी नॉन जीरो है, 10 की 10, है ना। अब अगर मैं बात करूँ a+i मैट्रिक्स की तो वो क्या होगी, अगर मैं a+i मैट्रिक्स की बात करूँ तो जल्दी से बताइए, अगर मैं a+i मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, अगर ए मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज चेक करें तो क्या आएगी, ए के लिए आपकी जो आइगन वैल्यूज है वो है 1 -1 -1 -1 -1 2 2 2 2 एंड 2, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, आइगन वैल्यू ऑफ a+i, तो a+i की जो आइगन वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, इज़ 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 एंड 2 + 1। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज आएगी आपकी a+i की, तो वो होंगी 2 0 0 एंड 0 0 3 3 3 3 एंड 3, ठीक है। तो आपके पास जो आइगन वैल्यू आई है, आइगन वैल्यू आपके पास जो आ गई, आइगन वैल्यू ऑफ a+i, तो आपके पास क्या आई है, 2 0 0 0 0 एंड 3 3 3 3 3, ठीक है। तो ये आपके पास आइगन वैल्यूज आ गई। अब हम रैंक कैसे चेक करते हैं, मैट्रिक्स डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रैंक ऑफ a+i की, तो ये क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ a+i। तो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कितनी है चेक कीजिए, यहाँ पे हो गई 1 एंड 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ a+i होगा वो कितना हो जाएगा, 6, ओके। तो यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, अगर हम वहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू चेक कर लें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक कितना आ गया, 6। ये आपका है गेट 2019 का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका गेट 2019 का ही क्वेश्चन है। लेट M बी ए 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। सबसे पहले देखिए इसने क्या दिया कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, रियल है, सिमेट्रिक है, विद आइगन वैल्यूज 0 2 एंड a
विद रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स। यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यूज दी हुई है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें यहाँ पे ये चेक करना है मेनली जो आपके पास ये 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी ट्रू होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर वाइज चलेंगे। सबसे पहले ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखो आपके पास सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की, है ना। आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। और जो मैट्रिक्स आपके पास है वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स आपके पास कैसी है, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें आइगन वैल्यूज ऑफ एम की तो वो आपके पास क्या दी हुई है, 0, 2 एंड ए। ये आपके पास 3 आइगन वैल्यूज दी हुई है। अगर हम बात करें आइगन वेक्टर्स की तो आइगन वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हमें दिया हुआ है वो आपके पास क्या है, देखिए आइगन वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, आइगन वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग हमें जो आइगन वेक्टर दिया हुआ है वो आपके पास है u, एंड u आपके पास क्या है, u आपके पास है 4bc, है ना। u आपके पास है 4bc ट्रांसपोज, ओके। एंड 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर दिया हुआ है v, एंड v इज -1 2 0 ट्रांसपोज, ओके। एंड उसके बाद है a के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है आपके पास w, एंड w इज 1 1 1 ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपके पास हो गए आइगन वेक्टर्स, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, अगर आपके पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक के केस में जो भी आपके पास आइगन वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ओके, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। इसका क्या मतलब है ऑर्थोगोनल टू ईच अदर का। अब आइगन वेक्टर्स क्या है, u v w, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा u डॉट v इज इक्वल टू 0 एंड v डॉट w इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से क्या आएगा u डॉट w इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर u डॉट v इज इक्वल टू 0 है तो जो आइगन वैल्यू होगी वो यूनिक होती है, एंड इफ़ u डॉट v आपके पास अगर नॉन जीरो है तो जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो रिपीटेड होती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर लीजिए मैंने क्या कहा कि इफ़ u डॉट v इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज जो भी आपके पास आइगन वैल्यूज़ होगी, जैसे u किसका आइगन वेक्टर है 0 का, एंड v आपका आइगन वेक्टर है 2 का, तो जो इनकी आइगन वैल्यूज़ है u डॉट v की, अगर ये नॉन जीरो हुए तो जो इनकी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो रिपीटेड होती हैं। देखिए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए अगर u डॉट v आपका 0 है देन दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज़ आर यूनिक, ओके। एंड सेकंड आपके पास क्या होता है कि इफ़ u डॉट v इज नॉन जीरो देन दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, हमें मेनली यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो है ना, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं अगर देखो इधर आपके पास क्या है u डॉट v इज़ 0, ओके, एंड v डॉट w इज़ 0। अगर हम फर्स्ट को ही उठाएं यहाँ से कि u डॉट v आपके पास क्या है 0, ओके, सिंस u डॉट v इज इक्वल टू 0, तो जब आप यहाँ पे u डॉट v 0 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, u क्या है आपके पास 4bc ट्रांसपोज एंड -1 2 0 ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज़ 4bc ट्रांसपोज इंटू
-1 2 0 ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास बनेगा -4 एंड दिस इज 2b प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इज b इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है v डॉट w इज इक्वल टू 0। तो जब आप v डॉट w इज इक्वल टू 0 करोगे तो v आपके पास क्या है, -1 2 0 ट्रांसपोज डॉट 1 1 1 ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ से v डॉट w के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको 0 करोगे दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास बन जाएगा दिस इज -1। ओके, -1 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल होगा कभी, नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। ओके, तो यहाँ से आप क्या कहोगे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू 0 इस केस में तो क्या आ गया, मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास u डॉट v अगर आपके पास नॉन जीरो है तो मतलब कि जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो रिपीटेड होंगी। ठीक है, हम इस केस को लेंगे अभी। इससे पहले एक बार आप ये देख लीजिए कि जो u डॉट w है आपके पास थर्ड क्या है, u डॉट w इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 4 bc ट्रांसपोज डॉट w क्या है, 1 1 1 ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। देन दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास आएगा 4 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। जब आप वैल्यू पुट करोगे b की तो आपके पास यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, c इज इक्वल टू -6। ओके, तो देखिए c की वैल्यू निकल गई b की। अब हम आते हैं a की वैल्यू पर। a की वैल्यू आपकी कहाँ से निकलेगी, इधर से। यहाँ पे क्या आ गया, अगर आपके पास v डॉट w आपके पास अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि नहीं हो सकता ये 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या केस बन गया, 1 इज इक्वल टू 0 का कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। तो देखिए इस केस में हम ये चीज़ यूज करेंगे, है ना। तो आपके पास क्या आया है, देखो क्या आ गया कि जो v डॉट w है वो आपके पास नॉन जीरो आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, है ना। अब एक चीज़ बताइए मेरे को कि जो v आपके पास आइगन वेक्टर है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, आइगन वैल्यू 2 के कोरस्पॉन्डिंग, है ना। अब जो a की आइगन w की आइगन वैल्यू है वो आपके पास क्या है, a। तो यहाँ से अगर रिपीटेड की बात हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज जो a है वो भी आपके पास 2 होगी, यानी कि v की आइगन वैल्यू भी 2 होगी और w के जो आइगन वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, 2, है ना। तो आपके पास जो a है वो आपके पास 2 आ गया एंड b की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 एंड c इज इक्वल टू -6। तो a b c आपके पास निकल गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास क्या है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 10। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ वैल्यूज़ को तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 प्लस b आपके पास क्या है, 2 एंड c आपके पास है -6। देन ये क्या आ गया, +6, तो ये आपके पास हो गया 10। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या है, द वेक्टर x इज इक्वल टू 0 3/2 1/2 ट्रांसपोज सेटिस्फाई mx इज इक्वल टू v प्लस w। एक टाइप से ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसने बोला है ना। तो इसको कैसे करोगे, देखो एक बार ध्यान से देखो कि जो वेक्टर है x 3/2 x इज इक्वल टू 3/2 1/2 ट्रांसपोज, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसने ये कहा है। तो देखिए हम यहीं पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में क्या कहा, x आपके पास क्या है, इज 0 3/2 1/2 ट्रांसपोज, और एक आपके पास जो इक्वेशन है क्या है, mx इज इक्वल टू v प्लस w, यही है v प्लस w। ओके, तो v प्लस w रखिए आपके पास। v प्लस w जो है वो क्या है, v प्लस w क्या है,
जल्दी बोलिए, बोलो। v प्लस डब्ल्यू क्या है? देखिए x रखो पहले, तो x अगर आप यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा? 0, 3/2, 1/2, ठीक है। एंड इज इक्वल टू v आपके पास क्या है? v देखो v आपके पास है -1 2 0, है ना। v आपके पास है -1 2 0 प्लस w क्या है? w इज 1 1 1, है ना, 1 1 1। ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ से? 0 3 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? m 0 3/2 1/2। अगर मैं यहाँ से 2, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो 2, और ये क्या आ जाएगा? 0 3/2 1/2। ये एक टाइप से आपके पास कैसी इक्वेशन बन गई? इज mx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, है ना। तो x यहाँ पे क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0 3/2 एंड 1/2, है ना। एंड लैम्डा यहाँ पे क्या हो गया? 2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस x इज द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2, है ना। और हमें पता है कि अगर आपके पास जो v और w अगर आइगन वेक्टर है तो इनका सम भी एक आइगन वेक्टर बनेगा। बोल सकते हो, है ना, बोल सकते हो ना, है ना। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर v और w आइगन वेक्टर है तो v प्लस w भी आइगन वेक्टर बनेगा, है ना। क्योंकि एक चीज़ बताइए मेरे को, जो v के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है वो क्या है? 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? mv इज इक्वल टू 2v, और w के w जो है उसकी जो आइगन वैल्यू क्या है आपके पास? वो भी 2 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या होगा? mv प्लस mw इज इक्वल टू 2v प्लस 2w, एंड दिस इज m इंटू v प्लस w इज इक्वल टू 2v प्लस w, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया? v प्लस w इज आइगन वेक्टर, इज आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2। और यही चीज़ तो आई है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है आपका, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या कहा कि फॉर एनी डी बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ यू वी डब्ल्यू। फॉर एनी की बात की है कि अगर मैं, जो ये आपके पास स्पैनिंग सेट है, यहाँ से अगर मैं कोई भी डी लूँ देन एम एक्स इज इक्वल टू डी हैज़ ए सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन होगा? बोलिए। अगर मैं डी कोई भी एक आर्बिट्रेरी यहाँ से लूँ जो इसका स्पैनिंग सेट है यू वी डब्ल्यू जो है, देन एम एक्स इज इक्वल टू डी हैज़ ए सोल्यूशन। तो कैसे करोगे इसको? एम एक्स डी इज इक्वल टू डी हैज़ ए सोल्यूशन कब होता है? सोल्यूशन, सोल्यूशन कब होता है? कब होता है सोल्यूशन? देखो अगर डी यहाँ पे 0 हुआ तो हमेशा ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर डी हमने कंप्लीट 0 ले लिया तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी इस एनी की वजह से कि कोई भी अगर हमने डी ले लिया, अब मान लीजिए कि मैं डी यहाँ से एक ऐसा एलिमेंट ले लूँ। देखो अगर मैं डी यहाँ से अगर एक ऐसा एलिमेंट ले लूँ जहाँ पे जो थर्ड एंट्री है वो अगर नॉन जीरो हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या हो, रैंक क्या होगा मैट्रिक्स का? अगर हम यहाँ पे बात करें मैट्रिक्स के रैंक की, तो जो मैट्रिक्स का रैंक है वो क्या होगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स एम वो क्या होगा? 2 होगा, बिकॉज 0 इज एन आइगन वैल्यू, तो 3 तो कभी नहीं हो सकता। आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एम, और आपके पास 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ है। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था कि जितनी आपके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ होती है उतना ही उसके पास क्या होगा? रैंक होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे रैंक कितना हो गया मैट्रिक्स का? 2। ओके, तो आपके पास जो मैट्रिक्स होगी अगर रैंक 2 है तो मैट्रिक्स आपकी कुछ इस टाइप से होगी। जो मैट्रिक्स है वो आपकी कुछ इस टाइप से होगी,
कि B1, B2, B3, B4, B5, B6, 0, 0, 0, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे D दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे D दिया हुआ, अगर मैं रैंक ऑफ M ऑगमेंटेड D अगर मैं 2 प्रूफ कर दूँ तो आपके पास सॉल्यूशन होगा, है ना। देखिए, अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर दूँ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स M ऑगमेंटेड D अगर ये भी आपका 2 हो गया तो उसका मतलब क्या है कि हैज़ ए सॉल्यूशन, इसका मतलब उसके पास एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके साथ D लूँ, ठीक है, ऑगमेंटेड D1, D2, D3, ठीक है। अब जो आपके पास ये कॉलम्स हैं, आपके पास जो ये कॉलम्स हैं ये आपके पास कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि जो आपके पास ये D1, D2, D3 है, हम कभी भी इस एलिमेंट को इनके लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, है ना। इनके लीनियर कम्बिनेशन में हम कभी भी नहीं लिख सकते इसको। D कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए कॉलम वेक्टर्स, है ना। तो वहीं पे दिक्कत आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पे अगर ये हमने नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया तो जो इसका रैंक है वो कितना हो जाएगा, जो इसका रैंक है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो इस केस में तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि 4 एनी डी की बात की है, ठीक है, 4 एनी डी की बात यहाँ पे हुई है, ओके, हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एक और मेथड है, आप उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, जो अगर मैं टी मैपिंग डिफाइन करूँ तो जो मैपिंग है आपकी वो किस टाइप से बनेगी, R3 to R3, ठीक है। मैपिंग जो है आपकी वो इस टाइप से बनेगी। और UVW जो है वो क्या है, बेसिस ऑफ R3, है ना। UVW जो है यहाँ पे क्या है, इज द बेसिस ऑफ R3, ओके। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये पूरे R³ को स्पेन करेगा जो UVW है, ओके। और यहाँ पे देखो कि जो D है वो कहाँ से लिया है, अगर ये R3 को स्पेन करेगा तो हम बोल सकते हैं कि जो D है वो कहाँ से उठा है, R3 से, फॉर एनी D। देन देयर एग्जिस्ट, इसने क्या कहा, देन देयर एग्जिस्ट X सॉल्यूशन सच दैट MX इज इक्वल टू D, ठीक है। ये कब हो सकता है, जब T आपका क्या हो, ऑन 2 हो। और ऑन 2 कब होगा, कि जब रैंक है आपका वो M का 3 हो, ठीक है। क्योंकि जब रैंक आपका किसके इक्वल होता है, जो आपकी कोडोमेन है, कोडोमेन जो ये है इसका ऑर्डर कितना है, 3, जब इसके इक्वल होगा आपका रैंक, जब वो 3 हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे जो रैंक है वो तो आपका 2 के इक्वल है, तो कभी भी ऑन 2 नहीं हो सकता, है ना। व्हेन T इज ऑन 2, वहन T इज ऑन 2। अब T ऑन 2 होने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर मैं रैंक ऑफ M अगर 3 दिखा दूँ, बट अब हमें पता है कि जो रैंक ऑफ M है वो तो आपके पास 2 है, क्योंकि 0 एक इसकी आइगन वैल्यू है, तो उस केस में भी इसके पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ में क्या है, द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स M² + 2M इज 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। हमें यहाँ पे ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो ट्रेस कैसे फाइंड आउट करोगे, ट्रेस क्या होगा, ट्रेस M² + 2M का, है ना। तो आइगन वैल्यू देख लीजिए, देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है फोर्थ में कि ट्रेस ऑफ M² + 2M, M² + 2M, है ना। तो मेरे को पता है कि जो आइगन वैल्यूज ऑफ M है वो आपके पास क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ M इज 0, 2 and 2, ओके। देन आइगन वैल्यूज ऑफ M² क्या होगी यहाँ से, 0, 4, 4। देन आइगन वैल्यूज ऑफ M² + 2M, तो वो क्या होंगी, M² + 2M, तो वो होगी 0 + 0 एंड 4 + 4, 4 + 4, यानी कि 0,
8 एंड 8। ओके, तो आपके पास जो ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से, ट्रेस ऑफ m स्क्वेयर प्लस 2m, तो वो आपके पास हो जाएगा यहाँ से 16। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दे दिया इसने कि जो ट्रेस है कितना है 8, तो यहाँ से आपका जो ये ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी था। ओके चलिए, ये यहाँ पे सिर्फ है ना थर्ड जो स्टेटमेंट है इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहीं पे आएगी प्रॉब्लम जो आएगी, अदरवाइज जो 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो तो इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका 2019 का ही क्वेश्चन है। रीड कीजिए एक बार, आप स्टेटमेंट को देख के ड्रा मत कीजिए। ठीक है, कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, पता नहीं क्या होगा, एक बार अच्छे से रीड करो। तभी मैंने कहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो, लेट P2 बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। ओके, यहाँ पे जो P2 है क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 ओवर R। लेट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T P2 टू P2 बी डिफाइंड एज, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसने ली है जो किस टाइप से डिफाइन है, T ऑफ A प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस A प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ओके, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नल स्पेस ऑफ T इज अल्फा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर सच दैट अल्फा इन R, and second is the range space of T is spanned by the set 1 plus x square 1 minus x, and third is T into T 1 plus x is 1 plus x square, and the fourth is if M is a matrix representation of T with respect to the standard basis 1x x square of P2 then the trace of matrix of M is 3। चलो हम पहले है ना फोर्थ को ही लेके चलते हैं, ये थोड़ी सी फिर भी ठीक लग रही है। यहाँ पे देखो, हम फोर्थ स्टेटमेंट को पहले लेके चलेंगे। ठीक है, उसने कहा है कि अगर हम बेसिस 1x एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगर हम मैट्रिक्स फाइंड आउट करें, ठीक है, फिर उसका अगर हम ट्रेस फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा। ओके, देखिए सबसे पहले तो T आपके पास क्या है, P2 टू P2 ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड किस टाइप से डिफाइन है, T ऑफ A प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा A प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ओके, बेसिस आपको क्या दी हुई है, बेसिस इज 1x एक्स स्क्वेयर, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, T ऑफ 1 जब फाइंड आउट करोगे तो देखिए यहाँ पे B और C तो 0 हो गया, जब T ऑफ 1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से T ऑफ 1 आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो लीनियर कम्बिनेशन में लिखो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर। ओके, सेकेंड है T ऑफ एक्स क्या होगा, T ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर, एंड लास्ट इज T ऑफ एक्स स्क्वेयर इज माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड दिस इज 0 इंटू 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन इंटू एक्स एंड प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर। ओके, तो इस बेसिस की रिस्पेक्ट में जो आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, कॉलम्स आएंगे यहाँ पे 1 0 1। ओके, एंड दिस इज 1 1 0 एंड 0 माइनस 1 1। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब इसका ट्रेस फाइंड आउट कीजिए तो क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स T विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। ओके, अब देखिए जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें ट्रेस आपके पास 3 ही दिया है, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब सेकंड में क्या कहा है इसने, सेकंड में कहा कि द रेंज स्पेस ऑफ T
इज स्पेंड बाय द सेट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स। क्या रेंज स्पेस को हम इन दो से स्पेंड कर सकते हैं? बोलिए जल्दी से, क्या स्पेंड कर सकते हो? देखो यहीं पे कर लेते हैं हम। जो टी ऑफ 1 है आपके पास, किसे स्पेंड करना है हमें? द रेंज स्पेस ऑफ टी को, है ना। इज स्पेंड बाय द सेट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो कि जो टी ऑफ एक्स स्क्वेयर है, टी ऑफ, एक मिनट, सेकंड पार्ट है ना ये, टी ऑफ एक्स स्क्वेयर आपके पास क्या है? दिस इज माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो टी ऑफ एक्स स्क्वेयर को? अगर मैं टी ऑफ एक्स स्क्वेयर को यहाँ पे राइट डाउन करूँ, क्या कि टी ऑफ 1 क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना। तो अगर मैं यहाँ 1 ऐड करूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके, एंड माइनस 1 प्लस एक्स, और ये आपके पास क्या है? दिस इज टी ऑफ 1 एंड माइनस टी ऑफ एक्स, ओके। तो आपके पास जो टी ऑफ एक्स स्क्वेयर है वो आपके पास क्या आ गया? टी ऑफ 1 माइनस टी ऑफ एक्स, ओके। तो हमने यहाँ पे कर दिया। इसने यही कहा था कि क्या रेंज स्पेस को हम इन दो से स्पेंड कर सकते हैं, तो हमने स्पेंड कर दिया, है ना। इन दो से ही किया है। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स से ही, ओके। तो आपका जो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ईजी सी ही है। देखो टी ऑफ 1 प्लस एक्स, अगर हम यहीं पे देखें कि टी ऑफ 1 प्लस एक्स, तो टी ऑफ 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? इज 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके। और ये आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 एक्स स्क्वेयर, ओके। और ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3 एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये तो इसके इक्वल नहीं हुआ, यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी हो जाएगी इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब है आपके पास सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट बचती है। इसको कैसे करोगे? द नल स्पेस ऑफ टी इज, हमें यहाँ पे नल स्पेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नल स्पेस कैसे फाइंड आउट करोगे? नल स्पेस ऑफ टी क्या होता है? नल स्पेस, नल स्पेस ऑफ टी क्या होगा? एंटी से डिनोट करते हैं। नल स्पेस ऑफ टी इज फॉर ऑल एक्स इन P2 such that T of x is equal to 0, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे, हमें क्या फाइंड आउट करना है? नल स्पेस ऑफ टी इज, ओके, नल स्पेस ही फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ से नल एंटी से अगर मैं एक पोलिनोमियल लूँ, लेट ए प्लस, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्स है वो P2 से ही जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे लूँ a प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इन एन टी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? देन दिस इम्प्लाइज टी ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अगर आप कंफ्यूज हो, यहाँ पे पोलिनोमियल भी कह सकते हो कि f, और इधर f कह लेना, ठीक है, x में अगर कंफ्यूजन हो कोई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? टी ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इम्प्लाइज इज a प्लस बी प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस, क्योंकि डिफाइन ही ऐसे कर रखी है ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से क्या होगा? अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो देखिए राइट हैंड साइड में देखो आपके पास ये हो जाएगा, अगर कंपेयर करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया a इज इक्वल टू माइनस बी, ओके। एंड यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू सी,
एंड ए इज इक्वल टू माइनस सी, ये आ गए आपके पास। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बी को अल्फा पुट करूँ, ठीक है, अल्फा गामा एटसेट्रा जो भी, लेट बी इज इक्वल टू अल्फा इन आर। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप बी को अल्फा पुट कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, बी को अल्फा पुट करते ही सी की वैल्यू भी अल्फा हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस अल्फा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आएगा दिस इम्प्लाइज माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स स्क्वेयर बिलोंग टू एन टी। ठीक है, तो अल्फा आप कॉमन ले लीजिए, दिस इम्प्लाइज अल्फा कॉमन लोगे तो -1 प्लस एक्स स्क्वेयर बिलोंग्स टू एन टी। ठीक है, तो ये आपका नल स्पेस में बिलोंग कर गया, और हमें यही देखना था कि द नल स्पेस ऑफ टी इज, ओके, कि इस टाइप के एलिमेंट्स इसमें होंगे, और वही आ गया। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका गेट 2019 का ही क्वेश्चन है। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर द रियल फील्ड इफ W1 एंड W2 हमें ये गिवन है। ओके, सब स्पेसिस, देन द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल वाले लेक्चर में भी किया है इसी टाइप का, जहाँ पे W1 और W2 की डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो क्या होती है डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब हमें फाइंड आउट करनी है डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W2 एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये 3 डायमेंशंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम W1 को ही उठा लेते हैं। ठीक है, W1 आपके पास क्या है, W1 इज इक्वल टू 4 ऑल A इन V सच दैट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। और ये आपकी किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, जो ये कंडीशन होती है A इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे जो एंट्रीज है वो कहाँ से ली है इसने, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, हर्मिशियन मैट्रिक्स आपके पास ये हो गई। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि W1 जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की होगी, तो देखिए W1 जो मैट्रिक्स होगी आपकी वो हो जाएगी कुछ इस टाइप से, A11 A12 प्लस आयोटा B12, A13 प्लस आयोटा B13 एंड A12 माइनस आयोटा B12, A22 एंड दिस इज A23 प्लस आयोटा B23 एंड ये यहाँ पे हो जाएगा A13 माइनस आयोटा B13, क्योंकि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी है, एंड A23 माइनस आयोटा B23 एंड दिस इज A33। ठीक है, इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फ्री वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो ये कंप्लीट एलिमेंट है ये जो है ये और ये। ठीक है, अब ये जो है ये तो इस पर ही डिपेंड है। सिमिलरली आपका जो ये होगा ये एलिमेंट, ये आपका किस पे डिपेंड होगा, यहाँ इस पे। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये इस पे डिपेंड है। ठीक है, हमें फ्री वेरिएबल्स देखने हैं। तो फ्री वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक तो आपके पास ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएंगे फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब देखिए डायमेंशन ऑफ W1 यहाँ से क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कितने हैं, 9। दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W1 आपके पास क्या आ गई,
9। ओके, अब हमें चेक करनी है डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, तो देखिए W2 आपके पास क्या है। W2 इज इक्वल टू, W2 क्या है, फॉर ऑल मैट्रिक्स A in V such that trace of A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स लिखिए। मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, अगर मैं यहाँ पे A मैट्रिक्स लिखूं, देखो M मैट्रिक्स की हम बात करें अगर, तो जनरल जो M मैट्रिक्स होगी, M मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 की जो जनरल मैट्रिक्स यहाँ पे होगी एक तो वो, और ओके देखो जो जनरल मैट्रिक्स आपके पास होगी से M, आपके पास किस टाइप की मैट्रिक्स होंगी इस वेक्टर स्पेस में, A11 प्लस आयोटा B11, ओके, A12 प्लस आयोटा B12 एंड A13 प्लस आयोटा B13, A21 क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं प्लस आयोटा B21, A22 प्लस आयोटा B22 एंड A23 प्लस आयोटा B23, ओके, एंड A31 प्लस आयोटा B31 एंड A32 प्लस आयोटा B32, ओके, एंड लास्ट इज A33 प्लस आयोटा B33, ओके। तो ये आपके पास है जनरल जो मैट्रिक्स है जो कि V से बिलोंग करती है, ओके। अगर हम अब W2 की बात करें तो W2 में क्या है, ट्रेस ऑफ A इज 0। वो सारी मैट्रिक्स आएंगी जिसमें जो ट्रेस है वो कैसा है, 0 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अब W2 की बात करूँ तो W2 में यहाँ पे है कि फॉर ऑल A इन V सच दैट ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे A नाम भी दे सकते हो इसको, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे आप ट्रेस 0 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, A11 प्लस आयोटा B11, ट्रेस यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज है हम उनका सम करके उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, प्लस A22 प्लस आयोटा B22 प्लस A33 प्लस आयोटा B33 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करो, आप इमेजिनरी वैल्यूज को एक साइड रख लीजिए, आयोटा कॉमन निकल जाएगा। देन दिस इम्प्लाइज A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, ये क्या होगा B11 प्लस B22 प्लस B33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से इक्वेट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा A11 राइट हैंड साइड में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ है ना, तो 0 ही है। A11 प्लस A22 प्लस A33 इज इक्वल टू 0 एंड B11 प्लस B22 प्लस B33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज A33 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A11 प्लस A22, ओके, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा B33 इज इक्वल टू माइनस ऑफ B11 प्लस B22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो A11 है आपके पास वो डिपेंडेंट है, ठीक है, B33 भी डिपेंडेंट है एंड यहाँ पे A11 A22 एंड B11 B22 ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे अगर इसकी टोटल V की अगर यहाँ पे जो जनरल मैट्रिक्स है यहाँ पे डायमेंशन आपकी यहाँ पे 18 होगी टोटल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी जितने भी इसमें फ्री वेरिएबल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लीनियरली डिपेंडेंट है कितने हैं, एक तो ये हो गया और सेकंड ये हो गया, ठीक है, 2 है यहाँ पे जो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अब इसकी डायमेंशन की बात करें, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W2 क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W2 यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट्स है कितने हैं, टोटल 18 है, तो हम क्या करेंगे 18 माइनस कितने हैं डिपेंडेंट 2 है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16, यानी कि डायमेंशन ऑफ W2 यहाँ से क्या आ गई 16। ठीक है, तो W1 की डायमेंशन निकल गई, W2 की डायमेंशन निकल गई। अब हमें किसकी निकालनी है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है,
अब W1 इंटरसेक्शन W2 की कैसे निकालते हो कि हम W1 इंटरसेक्शन W2 से कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट वहाँ से उठाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। अब देखो, अगर मैं W1 इंटरसेक्शन W2 से लूँ, ठीक है, नाउ लेट X be an arbitrary element W1 intersection W2, then this implies X in W1 and X in W2, ठीक है। अगर X आपका W1 के अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर X आपका W1 के अंदर है तो इसका मतलब होगा कि जो X है वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, यानी कि जो X है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। X आपका कैसा होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ओके। और अगर X W2 में है तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेस ऑफ X होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स लेनी होगी X जो इस दोनों कंडीशन को होल्ड करे, है ना। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं इस टाइप की, जो कि हर्मिशियन भी हो और ट्रेस कैसा हो, 0 हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले ली A11 A12 प्लस आयोटा B12 एंड A13 प्लस आयोटा B13 and this is A12 माइनस आयोटा B12 एंड A22, और यहाँ पे क्या होगा A23 प्लस आयोटा B23 एंड दिस इज A13 माइनस आयोटा B13 एंड दिस इज A23 एंड माइनस आयोटा B23, ओके। एंड दिस इज माइनस ऑफ A11 प्लस A2, क्योंकि हमें ट्रेस 0 दिखाना है तो हमें डायगोनल एंट्री ऐसी लेनी पड़ेगी, ओके। अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, फ्री वेरिएबल्स चेक कीजिए जल्दी से, यहाँ पे कितने हैं। देखो फ्री वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, एक आपके पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं। दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो वो क्या आ जाएगी, 8 हो जाएगी, ओके। अब पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो अपने पास क्वेश्चन था, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जब पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए डायमेंशन ऑफ W1 कितनी है, 9 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज 16 एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितनी आई है, 8, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 17, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितनी आ गई, 17। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। जरूर कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बार मिल ही जाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका 2019 का ही क्वेश्चन है। रीड कीजिए जल्दी से, स्टेटमेंट क्या है। देखो, कंसिडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस P2 ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स विद द इनर प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे आपके पास इनर प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। फॉर Fg इन P2 लेट F0 F1 F2 बी एन ऑर्थोगोनल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F0 F1 F2 अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका क्या मतलब है कि जो F0 और F1 की जो इनर प्रोडक्ट होगी वो आपकी 0 के इक्वल होगी। इनर प्रोडक्ट ऑफ F1 एंड F2 इज 0 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ F0 एंड F2 इज ऑल्सो 0, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे दिया, ऑर्थोगोनल, ओके। सेट इन P2 वे है F0 इज 1, F1 इज T प्लस C1, F2 इज T स्क्वेयर प्लस C2 प्लस F1 प्लस C3, ओके। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3, ओके। तो हमें यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो जो ऑर्थोगोनल इसने जो कंडीशन दे दी ना, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन दी है, यहीं से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास F0 क्या है, F0 इज 1, F1 क्या है, T प्लस C1
एंड F2 आपके पास क्या है, टी स्क्वेयर प्लस C2 F1 प्लस C3, है ना। ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट ही कर लीजिए ताकि यहाँ पे फंक्शन ना रहे, है ना। F2 आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर प्लस C2 एंड F1 क्या है, T प्लस C1 प्लस C3। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ऑर्थोगोनल है, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ F0 एंड F1 क्या होगी, 0। देन दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 है ना, हाँ 0 to 1 F0t इंटू F1t dt इज इक्वल टू 0। देन दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 F0 क्या है 1 एंड F1t क्या है t प्लस C1 dt इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज t स्क्वेयर बाई 2 प्लस C1 t एंड लिमिट आपके पास क्या है 0 to 1 इज इक्वल टू 0। देन दिस इम्प्लाइज 1/2 प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो C1 की तो वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब आप एक काम करो, C1 की वैल्यू निकल गई है, C1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए पहले ही। ठीक है, यहाँ पे देखो जब आप F1 में पुट कर दोगे तो F1 अब आपके पास क्या बन जाएगा, t माइनस 1/2 एंड F2 आपके पास क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर प्लस C2 t माइनस 1/2 एंड प्लस C3। अब हमें निकालना है C2 एंड C3। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ F1 एंड F2 इज 0। ओके, ठीक है, आप एक काम करो, अगर मैं F0 और F2 को पहले रख लूँ थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगी। ओके, करना तो वो भी है वैसे। F0 F2 0, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 0 to 1, F0 आपके पास 1 है और F2 क्या है टी स्क्वेयर प्लस C2 t माइनस 1/2 प्लस C3 dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा, t³/3 प्लस C2 और यहाँ से आएगा t²/2 माइनस 1/2 t एंड प्लस C3t और लिमिट आपके पास है 0 to 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/3 एंड प्लस ये क्या होगा C2 एंड दिस इज 1/2 माइनस 1/2 0 एंड प्लस C3 इज इक्वल टू 0। तो C3 आपके पास आ गया यहाँ से माइनस 1/3। ओके, अब C3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप C3 की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2 टी स्क्वेयर प्लस C2 t माइनस 1/3 एंड माइनस 1/3। ओके, अब हम करते हैं थर्ड वाली। तो थर्ड में आपके पास क्या है, दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ F1 F2 इज 0। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, F1 क्या है t माइनस 1/2 एंड F2 आपके पास क्या है टी स्क्वेयर प्लस C2 t माइनस 1/3 एंड माइनस 1/3 dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको CT की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, C1 C2 C3 की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो वो आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके 2019 के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप 2020 की। ठीक है, 2020 में जो क्वेश्चंस आए हैं लीनियर अलजेब्रा के, ओके, अब वो देख लीजिए, साथ के साथ कर लेना, इकट्ठी मत करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि कल वाले लेक्चर में हम 21 एंड 22 की लेके आएंगे, होस्ट का तो 23 भी साथ में ही कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके पास है 2 मिनट, सॉरी, देखो, सपोज दैट M is a 5x5 मैट्रिक्स with real entries and Px is determinant of xi minus m।
ओके, आपके पास जो मैट्रिक्स एम है वो आपके पास क्या है, 5x5 की मैट्रिक्स है। ओके, विद रियल एंट्रीज। एंड पी ऑफ एक्स क्या दिया इसने, पी ऑफ एक्स इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस एम। ओके, देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज पी ऑफ जीरो इज डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो फर्स्ट को ही देख लेते हैं पहले तो हम। अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो रखूँ तो क्या आएगा, इज डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो माइनस एम। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस एम, और एम आपके पास 5x5 की है, देन -1⁵5 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो ये तो आपके पास क्या आया, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम विच इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ओके, देन फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हो गई आपके पास इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, एवरी आइगन वैल्यू ऑफ एम इज रियल इफ P1 + P2 इज 0 एंड P2 + P3 इज 0। इसने कहा कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो जो इसकी आइगन वैल्यूज होगी वो कैसी होंगी, रियल, है ना। तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, देखो जल्दी। अगर मैं यहाँ पे P1 और P1 एंड P2 का जो सम है वो 0 है, एंड P2 और P3 का जो सम है वो भी क्या है, 0 है। तो उसके बाद इसने बोला कि क्या वो मैट्रिक्स क्या उसकी आइगन वैल्यूज़ रियल होंगी। अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इस ऐसी मैट्रिक्स लूँ जिसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो तो इमेजनरी है, ठीक है, और इस कंडीशन को होल्ड भी करती है, तो अपना काम बन जाएगा, है ना। ओके, तो अब देखिए, देखो P1 का क्या मतलब है, P1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की जगह पे 1 लिया है, देन I माइनस एम, है ना, I माइनस एम। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स लूँ, अगर मैं M एक ऐसी मैट्रिक्स ले लूँ यहाँ पे जो कि इन कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करे, है ना, जो कि इन कंडीशंस को तो वो सेटिस्फाई करे, लेकिन जो उसकी आइगन वैल्यूज़ है वो कैसी हों, इमेजनरी भी हों, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक 5x5 की मैट्रिक्स लूँ, ठीक है, एक ब्लॉक मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले ली, आइगन वैल्यूज़ मैंने ली 1 2, डायगोनल एंट्रीज पे 3 एंड 0 0 0, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे ले लिया इज 0 0 1 एंड -1, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे ब्लॉक बना लिया, ठीक है, या ये आपके पास क्या हो गई, एक ब्लॉक मैट्रिक्स। अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये आपके पास कैसी हो गई, एक ब्लॉक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। देखो 0 0 0 एंड दिस इज 0 0 0, क्योंकि 5x5 की मैट्रिक्स हमें चाहिए है, ठीक है। तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, दिस इज 5x5, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स आपके पास कैसी है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, अब उसके बाद चलिए, अब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आइगन वैल्यूज ऑफ एम की, तो आइगन वैल्यूज ऑफ एम, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे देखूँ तो देखो आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या होगी, एक तो मैं यहाँ पे इस ब्लॉक की आइगन वैल्यू देखो, जो फर्स्ट ब्लॉक आपके पास ये है एंड सेकंड जो ब्लॉक आपके पास है ये, ठीक है, दोनों की मैं आइगन वैल्यूज निकाल लूँ, ठीक है। तो देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ एम यहाँ पे क्या होगी, आइगन वैल्यूज ऑफ एम क्या होगी, फर्स्ट जो आपके पास ब्लॉक है उसमें आइगन वैल्यूज आपके पास है 1 2 एंड 3, क्योंकि डायगोनल ही है वो तो। एंड सेकंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो ये सेकंड ब्लॉक बना हुआ है, सेकंड ब्लॉक आपके पास है 0 0 1 -1, तो यहाँ पे जो इसकी आइगन वैल्यू होगी वो होगी आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे P1 देखना, P1 क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस एम।
तो हम यहाँ पे आइगन वैल्यू देख लेते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ आई माइनस एम क्या होगी? आई माइनस एम आपके पास जो होंगी 1 माइनस 1 इज़ 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास हो गई 0, -1, -2 एंड 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो देखो एक आइगन वैल्यू आपके पास 0 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट आने वाला है वो क्या होगा? 0। ठीक है, बिकॉज 1 आइगन वैल्यू इज 0, है ना, 1 आइगन वैल्यू इज 0। तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया? 0। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही आप P2 देख सकते हो। P2 आपके पास क्या आएगा यहाँ से? P2 देखिए, P2 इज इक्वल टू 2i माइनस एम। तो आइगन वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, आइगन वैल्यूज ऑफ 2i माइनस एम क्या होगी? आइगन वैल्यूज ऑफ 2i माइनस एम यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 एंड 2 माइनस 3, 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे जो एक आइगन वैल्यू है वो आपके पास 0 आ गई, यहाँ पे भी। ओके, तो यहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2i माइनस एम, क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 है तो ये भी डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ से भी P2 आपके पास क्या आ गया? 0। तो अपनी जो कंडीशन थी कि P1 प्लस P2 आपके पास क्या है? 0। ओके, ऐसे ही आप P3 को देख सकते हो। सिमिलरली P3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपके पास जो कंडीशन है क्या है? P1 प्लस P2 आपके पास जो कंडीशन थी, दिस इम्प्लाइज P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0 एंड P2 प्लस P3 इज ऑल्सो 0, है ना। तो ये कंडीशन तो होल्ड करती है, बट अगर हम यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ की बात करें, बट आइगन वैल्यूज़ ऑफ एम आर रियल एंड इमेजनरी, रियल एंड इमेजनरी। ठीक है, लेकिन इसने तो ये कहा था कि अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ रियल आइगन वैल्यूज़ होंगी, है ना। तो उसी हिसाब से तो आपका जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड में क्या कहा कि एम इनवर्स इज नेसेसरली ए पोलिनोमियल इन एम ऑफ डिग्री 4 इफ़ एम इज़ इन्वर्टिबल। अगर एम इन्वर्टिबल हुआ तो जो एम इनवर्स है वो क्या होगा? पोलिनोमियल होगा डिग्री 4 का। ठीक है, हम यहाँ पे अगर मान के चलें कि एम आपका इन्वर्टिबल नहीं है तो क्या होगा? फोर्थ में कहा कि एम इज़ नॉट इन्वर्टिबल इफ़ एम स्क्वेयर माइनस 2m इज़ 0। ओके, थर्ड देखिए क्या कहा कि अगर m इन्वर्टिबल है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर m इन्वर्टिबल है ना। अगर m इन्वर्टिबल हुआ तो क्या होगा? इफ़ m इज इन्वर्टिबल, इफ़ m इज इन्वर्टिबल देन दिस इम्प्लाइज, बिल्कुल सिंपल सा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा अगर m इन्वर्टिबल हुआ तो, है ना। और m आपकी 5x5 की है तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो 5 डिग्री की होगी, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर मैं लिखूं, एक पोलिनोमियल ही आनी है। देन x रेज टू द पावर 5 प्लस a x रेज टू द पावर 4 प्लस b x रेज टू द पावर 3 प्लस c x रेज टू द पावर 2 प्लस d x। ओके, और लास्ट में क्या आता है? प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 5 एंड यहाँ पे क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ m, है ना, जो मैट्रिक्स आपकी होती है। तो m यहाँ पे रख दीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मैं यहाँ पे m रखूँ, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा m रेज टू द पावर 5 प्लस a m रेज टू द पावर 4 प्लस b m रेज टू द पावर 3 प्लस c m रेज टू द पावर 2 प्लस d m माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो आपके पास मैट्रिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी हमें, है ना। अब हमें पता है कि जो m मैट्रिक्स है आपके पास वो इन्वर्टिबल है, कि जो डिटर्मिनेंट है आपके पास वो, जो आपके पास मैट्रिक्स है वो कैसी है? m इज़ इन्वर्टिबल,
तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही करेगा अगर इन्वर्टिबल है वो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एम इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये क्या आएगा, एम इन्वर्स इंटू एम रेज टू द पावर 5 प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इन्वर्स एम रेज टू द पावर 4 प्लस बी एम इन्वर्स एम रेज टू द पावर 3 प्लस सी एम इन्वर्स एम रेज टू द पावर 2 प्लस डी एम इन्वर्स एम इज इक्वल टू एम इन्वर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ओके, तो ये आपके पास आ गया एम रेज टू द पावर 4 प्लस ए एम रेज टू द पावर 3 प्लस बी एम रेज टू द पावर 2 प्लस सी एम, और यहाँ पे आ जाएगा डी आइडेंटिटी इज इक्वल टू एम इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ओके, तो हमें एम इनवर्स फाइंड आउट करना है। देन एम इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और यहाँ पे आ जाएगा एम रेज टू द पावर 4 प्लस एम रेज टू द पावर 3 प्लस बी एम स्क्वेयर प्लस सी एम प्लस डी आइडेंटिटी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो डिग्री है वो कितनी है, 4, है ना। तो हमें यही देखना था कि जो डिग्री है वो कितनी डिग्री की आएगी, 4। जो एम इनवर्स है वो एक पोलिनोमियल होगी इन एम ऑफ डिग्री 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एम इनवर्स इज ए पोलिनोमियल इन एम ऑफ डिग्री 4। ओके, ऑफ डिग्री 4, हमें यही प्रूफ करना था, यानी कि जो सी जो स्टेटमेंट है वो आपके पास हो गई करेक्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पे, एम इज़ नॉट इन्वर्टिबल इफ़ एम स्क्वेयर माइनस 2 एम इज़ 0। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि एम स्क्वेयर माइनस 2 एम 0 होने से क्या होता है, देखो फोर्थ जो है कि इफ़ एम स्क्वेयर माइनस 2 एम इज़ 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज़ 0, देन x इंटू एक्स माइनस 2 इज़ 0, देन x इज़ 0 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो इसके पास जो आइगन वैल्यूज़ आ गई, क्या आ गई, 0 एंड 2। ओके, अब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 5x5 की है ना। अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लूँ m, जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लेट m इज इक्वल टू 2 2 2 2 2, एक डायगोनल मैट्रिक्स मैंने ले ली, ठीक है, 5x5 की, ये सारी की सारी एंट्रीज क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करूँ, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सारी आइगन वैल्यूज़ है वो डायगोनल एंट्रीज होंगी, यानी कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ कैसी हैं, नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि M इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, M इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना। और जो ये मैट्रिक्स आपकी है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, आप देख लेना चाहे, ठीक है, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। ओके, और ये इन्वर्टिबल भी हो गई। लेकिन इसमें इसने क्या कहा कि अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगी। तो यहाँ से जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो तो आपकी इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका कॉन्ट्राडिक्शन में एक मैट्रिक्स मिल गई जो इसको सेटिस्फाई करती है लेकिन वो इन्वर्टिबल है। ओके, तो यहाँ से जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपकी हो गई इनकरेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी आपका 2020 का है। सपोज V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर C एंड T(V)(V) इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट रेंज ऑफ T इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ T। यहाँ पे देखो हमें जो T है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है एंड कंडीशन क्या दे दी कि जो रेंज ऑफ T एंड नल स्पेस ऑफ T है वो दोनों इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें यहाँ पे फॉल्स बतानी है कि फॉल्स कौन सी होगी। ओके, फॉल्स हमें यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। तो चलिए आपके पास रेंज स्पेस और नल स्पेस इक्वल दी हुई है ना। तो आपको पता होगा कि जो डायमेंशन ऑफ V होता है वो किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होता है, रेंज स्पेस ऑफ T प्लस नल स्पेस ऑफ T। अब ये दोनों इक्वल दी हुई है तो ये क्या हो गया,
रेंज स्पेस ऑफ टी प्लस रेंज स्पेस ऑफ टी, तो ये आपके पास क्या आ गया 2 रेंज स्पेस ऑफ टी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वी जो है वो क्या आ गया रेंज स्पेस ऑफ टी। देन दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ गया डायमेंशन ऑफ वी इज इवन। ओके, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो आपकी करेक्ट हो गई, लेकिन हमें क्या बताना है कि फॉल्स, तो ये आपकी हो गई इनकरेक्ट। ओके, सेकंड जो है 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, यहाँ पे जो इसने ये ओनली वर्ड यूज कर दिया ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसने क्या कहा कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 0 ही आइगन वैल्यू है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? देखो, रेंज स्पेस और नल स्पेस क्या है इक्वल है। जब रेंज स्पेस और नल स्पेस इक्वल हो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है वो नीलपोटेंट होगी, और जितनी भी सुपर अपर ट्रायंगुलर और सुपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती, सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, वो सारी कैसी होती हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूँ, देखो अगर मैं देखो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, टी एक सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पे लूँ 0 1 0 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है 1 है। अगर मैं इसके रेंज स्पेस की बात करूँ तो कितना है 1 है। एंड बाय सिल्वेस्टर लॉ इसका जो नल स्पेस है 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टी स्क्वेयर करूँ, टी स्क्वेयर क्या आएगा यहाँ से 0 0 0, ठीक है। अगर मैं इसकी आइगन वैल्यूज़ की बात करूँ इस मैट्रिक्स की, तो क्या आएंगी आइगन वैल्यूज ऑफ टी क्या होगी 0 0। ओके, अब यहाँ पे देखो कि टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये ठीक है, लेकिन हमें फॉल्स बताना है, ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद बी में 0 इज दी ओनली आइगन वैल्यू, ठीक है। हमने जो मैट्रिक्स ली उसकी 0 ही आइगन वैल्यू है, तो हमें तो फॉल्स बताना है, ये इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड देखो, कहा कि 0 एंड 1 आर आइगन वैल्यू ऑफ टी, लेकिन हमने जो लिया उसमें सिर्फ 0 आइगन वैल्यू है, तो यहाँ से ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमें फॉल्स यहाँ पे शो करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट P belongs to M cross N over R. Consider the following statements. First is if x p y is 0 for all x in M 1 cross M R, and ये आपके पास क्या है कॉलम वेक्टर हो गया, एंड y इज द रो वेक्टर, देन p इज 0, ठीक है। इसने क्या कहा कि अगर x p y 0 है देन p क्या होगा 0, ये हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है कि इफ m इज इक्वल टू n and p is symmetric then and p square is 0 then p is 0। तो चलिए हम फर्स्ट को ले लेते पहले, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। ओके, अगर मैं यहाँ पे m और n को 2 कंसीडर करके चलूँ, ठीक है, लेट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, तो जो p मैट्रिक्स होगी आपकी जो जनरल होगी a b c d इज दी 2 क्रॉस 2। अब हमें करना है फर्स्ट स्टेटमेंट को हैंडल। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा कि x p y, तो क्या होगा x p क्या है a b c d एंड दिस इज y। x आपके पास क्या है, दिस इज कॉलम वेक्टर, y okay row vector, and this is a b c d and this is column vector। okay, x and y, या फिर आप यहाँ पे एक काम करो, इसको 0 0 कंसीडर कर लो, ठीक है, y को। ओके,
हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वे है हमने y को क्या ले लिया यहाँ पे इज 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको 0 0 कंसिडर कर लिया। तो जब आप यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x y एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, एंड यहाँ पे भी क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, और ये भी आपके पास ये क्या आ गया 0, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैंने ABCD को अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कि जो ये आपके पास P है, अगर मैंने कहा कि एटलीस्ट 1 इज़ नॉन 0, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि एटलीस्ट 1 इन ABCD आर नॉन 0, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो P मैट्रिक्स है वो तो आपकी क्या है नॉन 0 है, बट जो XPY है वो हमने क्या शो कर दिया 0, ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें इसने यही कहा था कि अगर ये 0 हुआ तो P भी क्या होगा 0, बट हमने जो एग्जांपल लिया उसमें तो P नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो गई इनकरेक्ट। ओके, हम सेकंड की तरफ चलते हैं। M इज इक्वल टू N है और P आपके पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड P स्क्वायर भी 0 है, ठीक है। तो देखो यहीं पे कर लेते हैं हम बल्कि इसको, तो ये आपके पास जो P है, P हमने क्या कंसीडर किया है A B C एंड D। अब P आपके पास सिमेट्रिक है तो क्या होगा यहाँ पे D हो जाएगा, ठीक है, B सॉरी, अब सिमेट्रिक है तो यहाँ पे भी B हो जाएगा। P स्क्वायर कीजिए, जब आप P स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एंड दिस इज AB प्लस BC, एंड ये आपके पास आ जाएगा AB प्लस BC, एंड ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। एंड हमें क्या दिया हुआ है कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये मैट्रिक्स। ओके, तो कंपेयर कीजिए, यहाँ से क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा AB प्लस BC इज इक्वल टू 0, एंड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर करने के बाद सम किया है ना, स्क्वायर करने के बाद सम किया है, तो ये 0 कब होगा, दिस इम्प्लाइज जब ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो 0 हो, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा जब B और C दोनों की दोनों क्या हो 0 हो, ठीक है। तो अगर ये सारी की सारी टर्म्स 0 हो गई तो आपके पास जो P मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P क्या होगी 0, लेकिन कंडीशन क्या है कि सिमेट्रिक होनी चाहिए, P स्क्वायर 0 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि P क्या होगा 0, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, इनकरेक्ट। सेकंड इज फर्स्ट इज ट्रू 2 इज फॉल्स, इनकरेक्ट। C इज 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू, बिल्कुल सही, एंड लास्ट भी क्या हो गई इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये मुझे नहीं हुआ, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा ही लगा मेरे को, आप एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है, कि क्या हो सकता है। वैसे ये मेरे से तो नहीं हुआ, ठीक है, वैसे हम ले आएंगे अलग से कोई वीडियो जिसमें पता चले। वैसे अगर मैं आपको ऑप्शंस जो मेरे से हुआ है अगर मैं उनको बताऊं, ठीक है, तो वो देख लीजिए आप, ठीक है। देखो जैसे इसने ये क्या कहा कि सपोज V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर R, एंड V W1 W2 एंड W3 जो है वो क्या है सब स्पेसिस ऑफ V है। हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे C जो है अगर मैं इसको कंसीडर करूँ, देखो जो C है क्या कहा कि इफ़ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W3 देन W2 इज इक्वल टू W3। एक टाइप से ये बोलना चाह रहा है कि क्या हम W1 को कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से, क्या यहाँ पे कैंसिलेशन ला होल्ड होगा। लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि इफ़ अगर मैं यहाँ पे W1 को कंसीडर कर लूँ कि स्पैनिंग सेट ऑफ, अगर मैं W1 को कंसीडर करूँ यहाँ से कि स्पैनिंग सेट 1 0 0 एंड 0 1 0, ठीक है, एंड W2 को अगर मैं यहाँ पे लूँ कि स्पैनिंग सेट इज़ 0 1 0 एंड 0 0 1, एंड W3 को अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ कि स्पैनिंग सेट ऑफ
0 0 1, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ W1 प्लस W2 को, ठीक है, अगर मैं W1 प्लस W2 को ऐड करूँ तो आपके पास क्या आएगा, W1 प्लस W2 को अगर ऐड करोगे तो इधर से आपके पास बन जाएगा इज़ R3, ओके। ऐसे ही जब आप W1 एंड W3 को ऐड करोगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, R3। तो ये तो दोनों इक्वल हो गई, बट W2 इज नॉट इक्वल टू W3, तो यहाँ पे कैंसलेशन ला होल्ड नहीं होता, यानी कि जो सी स्टेटमेंट है वो तो आपकी इनकरेक्ट होनी है, कन्फर्म है, ठीक है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट में क्या है कि if W1 plus W2 plus W3 is V, okay, then spanning set of W1 union W2 union spanning set of W2 union W3 union spanning W3 plus W2 union W2 is V। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, बोलिए जल्दी। देखिए हमें है ना एक रिजल्ट का पता है कि जैसे हम अगर अपने पास W1 प्लस W2 दिया हुआ हो तो हम वो लीनियर कम्बिनेशंस में राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। लेकिन यूनियन के केस में लीनियर कम्बिनेशन नहीं होता है ना, वो सब स्पेस नहीं बना के देता। देखो कन्फर्म, देखो मेरे से हुआ नहीं है, मेरे को जितना लगा, जैसे देखो ये जो है LS है, ये आपके पास क्या है LS है, और ये भी आपके पास क्या है LS है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन जो होगी ये सब स्पेस ही नहीं बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो यूनियन होगी ये आपकी सब स्पेस ही नहीं बनेगी। अगर ये सब स्पेस ही नहीं बनेगी तो ये इक्वल टू V, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ये कभी भी V के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ से जो ये स्टेटमेंट है ये भी आपकी इनकरेक्ट होनी है, ठीक है। जो B और D ऑप्शन है ये आप देख लेना, वैसे अगर मुझसे होंगे तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। वैसे अभी तक हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वैसे इसका लास्ट वाला ही ऑप्शन आना है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो यहाँ पे D ऑप्शन दिया हुआ था, ओके, तो आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, सपोज T फ्रॉम R4 टू Rx इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर R सेटिस्फाइंग T ऑफ -1 1 1। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इमेज ऑफ -1 1 1 1 इज x स्क्वेयर प्लस 2x4 एंड इमेज ऑफ 1 2 3 4 अंडर t इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड इमेज ऑफ 2 -1 -1 0 अंडर t इज x3 माइनस x4 देन द कोफिशिएंट ऑफ x4। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये फाइंड आउट करनी होगी कि इमेज ऑफ -3 5 6 6 क्या होगी, उसके बाद ही हम कोफिशिएंट्स की बात कर पाएंगे, है ना। तो आपको एक चीज़ पता है कि आपके पास इसकी इमेज नहीं दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास ये एलिमेंट है -3 5 6 6, तो हम यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशंस में लिख सकते हैं कि इसके जो भी हमें यहाँ पे ये जिसकी इमेज दी हुई है, यानी कि A -1 1 1, ओके, प्लस B, क्योंकि यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन 2 3 4 प्लस C 2 -1 -1 0, ओके। तो अब देखिए, अब आपके पास है ना, या तो आप क्या करो, यहीं पे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या फिर आप क्या करो, इसकी मैट्रिक्स बना लीजिए, उसको रो इक्वलन फॉर्म में चेंज करके उसके बाद आप निकालिए इसकी वैल्यूज़ ABC की, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊँगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स के अलग मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करवाया है, इसी टाइप का था बिल्कुल, ठीक है। हमने क्या किया था, ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी यहाँ पे इक्वेशंस बना के, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी थी। आज हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के मेथड से, और मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। मैट्रिक्स बनाइए, जो फर्स्ट कॉलम होगा क्या होगा, -1 1 1 1, ओके। सेकेंड इज 1 2 3 4, थर्ड इज 2 -1 -1 0, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इज -3 5 एंड 6 6, ओके। इसको रो इक्वलन फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो जब आप रो इक्वलन फॉर्म में चेंज करोगे, फर्स्ट रो आपकी एज इट इज़ रहेगी -1 1 2 एंड -3। तो सेकंड पे जब आप ऑपरेशन लगाओगे यहाँ पे, तो सेकंड पे ऑपरेशन लगाओगे, ओके,
उसके बाद उसके बाद क्या करोगे, बोलो। देखो आपको क्या करना है, जो ये आपके पास फर्स्ट है यहाँ पे इसकी सारी की सारी ये एंट्री आपको जीरो करनी है, ठीक है। सेकंड जो आपका पिवोट होगा उसके नीचे की एंट्री जीरो करनी है। थर्ड जो पिवोट होगा उसके नीचे की एंट्री जीरो करनी है। लास्ट में जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, इज 0 0 0 एंड यहाँ पे -1 आ जाएगा। दिस इज 0 0 एंड 0 -1 0 एंड ये आपके पास आ जाएगा -1 -1 एंड 0, ठीक है। आप बना लेना इसको रो इक्वलन फॉर्म में। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इक्वेशंस बनाऊँ तो इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, -a + b + 2c = -3 एंड यहाँ पे आएगा -b = -1 और यहाँ पे आएगा -c = -1, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, है ना, यही आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पुट करने के बाद 2, a की वैल्यू 2, c की 1 आ गई, b की 1 आ गई, तो वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। जब आप पुट करोगे क्या आएगा यहाँ से -3 एंड 5, क्योंकि मैंने पहले भी करवाया है ये क्वेश्चन, ठीक है, इज़ 2 -1 1 1 1, क्योंकि अगर मैं सब कुछ ही खुद करवा दूंगी तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, फिर क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आप इसको देखना कि रो इक्वलन फॉर्म कैसे बनाओगे ताकि आपकी हाथों की भी प्रैक्टिस हो, ठीक है, लिखने की। ओके अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए आप बोथ साइड। देन t ऑफ -3 5 6 6। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, हम ट्रांसफॉर्मेशन सेपरेट कर सकते हैं। देन 2 t ऑफ -1 1 1 1 एंड प्लस t ऑफ 1 2 3 4 एंड माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 -1 -1 0, ठीक है। तो यहाँ पे बोलिए आपको क्या दी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास इज x स्क्वेयर प्लस 2x⁴ एंड प्लस सेकंड जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है इज 1 - x² एंड माइनस जो थर्ड है x³ - x³ - ओके। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2x² + 4x4 + 1 - x² - x³ + x4, तो यहाँ से आ जाएगा 5x4 एंड ये हो जाएगा +x² एंड -x³, ओके, एंड +1, ठीक है। तो हमें x4 का कोफिशिएंट बताना है, तो x4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। एक बार आप भी चेक कर लेना यही आएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके 2020 तक के क्वेश्चन। कल वाले लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं 21 एंड 22 के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपका हम कोशिश करेंगे कि कल ही 23 का भी हो जाए, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होने वाला है उसमें हम लेकर के आएंगे गेट 2021 एंड 2022 और आई होप कि 2023 का भी साथ ही हो जाए, ठीक है। तो ये और होने के बाद यानी कि कल आपका कंप्लीट हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रियल, ओके, और रियल के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो मेन से हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं एलपीपी को भी करेंगे, हम एक दिन लेक्चर लेंगे एलपीपी का, तो एक साथ ही कर लेंगे सारे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। लेकिन हाँ कई बार नेट वाले में होता है एक क्वेश्चन, लेकिन गेट वाले में तो 2 भी दे देते हैं, 2 और 3 क्वेश्चंस भी। एलपीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट के ओवरव्यू से, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ओके, इसको ज़रूर करके चले जाना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको मेरी पिछली वीडियोस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जो लीनियर अलजेब्रा गेट के नाम से आपको मिलेगा, वो आप देखना, वहाँ पे आपको
2000 से लेकर के अब तक जितना भी हुआ है 2020 तक आपका हो चुका है, ये कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।